So dear students, again you are with lesson Minerals and Energy Resources, and the topic is geothermal energy. In the previous class, you have studied about biogas, wind energy, tidal energy, etc. And today you have to study from geothermal energy. Geothermal means heat of the interior of the earth is used to produce energy. Geothermal energy refers to the heat and electricity produced by using heat from the interior of the earth. Geothermal energy exists because the earth grows progressively hotter with increasing depth. So you can imagine about the underground water. If underground water comes in contact with that interior part of the earth where heat is more, then the water becomes hot. The underground water becomes hot. So by using this hot water, the energy is produced, because to convert the hot water into steam takes a little energy, and then when it is converted into steam, to turn turbine, the electricity is generated by turning the turbine, where the see here you are studying about the geothermal energy. Where geothermal gradient is high temperature are found at shallow depth. Shallow depth means कमी गहराई पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि उस तरह के इंटीरियर में जियोथर्मल ग्रेडियंट अगर अवेलेबल है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, एक स्लोप से मतलब होता है ग्रेडियंट का मतलब, तो हर एक लेवल पे उतना इक्वल हीट नहीं होता है, लेकिन कहीं जहाँ इंटीरियर टेम्परेचर बाहर की तरफ राइज होने का जहाँ टेंडेंसी है, जहाँ उस तरह के जोन लेयर्स मिल जाते हैं जहाँ ये टेम्परेचर वहां तक पहुंच जाता है, तो शैलो डेप्थ में भी वाटर को हॉट कर देता है. तो ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम्स हॉट. It is so hot that when it rises to the earth's surface, it turns into steam. है ना. इसी हॉट वाटर को क्या कहते हैं, हॉट स्प्रिंग भी कहते हैं. तो कहीं कहीं से यह हॉट वाटर अपने आप से अर्थ के किसी वीक जोन से बाहर निकलता है, तो इसको गीजर भी कहते हैं. हॉट स्प्रिंग को और क्या कहते हैं, गीजर कहते हैं. तो ऑस्ट्रेलिया में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है हॉट स्प्रिंग के, और इंडिया में भी है, नॉर्दर्न इंडिया में हिमालयन रीजन में भी है. तो ये हॉट स्प्रिंग जब बाहर निकलते हैं तो इसी हॉट वाटर को क्या करते हैं, थोड़ा सा और एनर्जी ऐड करते हैं इसमें और इसको स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड द स्टीम टर्न्स द टर्बाइन. This steam is used to drive turbines and generate electricity. Are you listening? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. तो ये समझ गए जियोथर्मल एनर्जी मतलब अर्थ के इंटीरियर हीट के कांटेक्ट में जो अंडरग्राउंड वाटर आता है वो हॉट हो जाता है और वो एक फोर्स के साथ बाहर निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं, गीजर कहते हैं या हॉट स्प्रिंग कहते हैं. और इसी हॉट स्प्रिंग को कन्वर्ट करते हैं किसमें, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और स्टीम से फिर टरबाइन को ड्राइव करके जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए इसको क्या कहते हैं, हीट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ मींस जियोथर्मल एनर्जी. अब यहाँ देखो कि इंडिया में कहाँ पर ऐसे हॉट स्प्रिंग है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं ऑलरेडी. देयर आर सेवरल हंड्रेड हॉट स्प्रिंग्स इन इंडिया, several hundred hot springs in India which could be used to generate electricity. 2 experimental projects have been set up in India to harness geothermal energy. One is located in Parvati Valley near Manikarn in Himachal Pradesh. तो पहला एग्जाम्पल क्या है, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के पास पार्वती वैली है जहां पर ये जियोथर्मल एनर्जी प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है. ठीक है. और दूसरा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के अलावा एक और है लद्दाख में. लद्दाख है ना, यूनियन टेरिटरी, उसमें. तो दूसरा एग्जांपल ये है कि द अदर इज लोकेटेड इन कुगा वैली इन लद्दाख.
ठीक है, लद्दाख में पूगा वैली में अलग एक और हॉट स्प्रिंग है जहां पर ये जियोथर्मल पावर प्लांट एस्टैब्लिश किया गया है, लगाया गया है। ठीक है, लेकिन ऐसे ये तो 2 वेल डेवलप्ड प्लांट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे हॉट स्प्रिंग इंडिया में हैं, है ना। जैसे तुम यहाँ एग्जांपल देख लो, राजगीर में भी हॉट स्प्रिंग है ना, तुम लोग जाके देखे भी होंगे कभी। तो इस तरह के हॉट स्प्रिंग को हम जियोथर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब तुम नेक्स्ट देखो, ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो है, लास्ट पैराग्राफ, इसमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी रिसोर्सेस को कंजर्व किस तरह से करते हैं। तो एनर्जी तो बहुत जरूरी है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, है ना। हर एक जगह पे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट है, कमर्शियल, डोमेस्टिक हो, हर जगह हमें इस एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो या फ्यूल के फॉर्म में हो, जिस तरह से हो, एक एनर्जी रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। The economic development plans implemented since independence necessarily required increasing amount of energy to remain operational. As a result, consumption of energy in all forms has been steadily rising all over the country. है ना, अभी भी यही टेंडेंसी चल रहा है कि जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, जितना हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसी हिसाब से एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ते जा रही है कंट्री में। तो एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना है कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उन पे तो हम डिपेंड रहते ही हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को भी वेल डेवलप करना है, और फिर इन सारे एनर्जी रिसोर्सेज को एक वेल मैनेज्ड वे में यूटिलाइज करें कि फ्यूचर में इसकी कोई स्कार्सिटी ना हो। In this background, there is an urgent need to develop a sustainable path of energy development. सस्टेनेबल पाथ, सस्टेनेबल वर्ड पहले भी पढ़े हो, है ना, कि किसी भी रिसोर्स का इस तरह से डेवलपमेंट करना कि हमारे नीड को भी पूरा करे और फ्यूचर के लिए भी वो बचा रहे, और साथ ही साथ हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी नहीं हो। ये तीनों पॉइंट होते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स कहते हैं। The promotion of energy conservation and increased use of renewable energy resources are the twin planks of sustainable energy. देखो दो चीजें हैं, प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज्ड यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। तो ये दो प्लान है, दो पॉइंट है। ये पहला पॉइंट क्या है कि एनर्जी रिसोर्सेस का कंजर्वेशन करें हम, मतलब उसको सेव करके एक लिमिटेड मैनर में यूज करें, और दूसरा कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल, उसको हम डेवलप करें। तो ये दोनों पाथ पे अगर हम चले तो फ्यूचर में एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी। यही, इसी को क्या कहते हैं, ट्विन प्लैंक्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट। तो इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, है ना, मतलब बहुत सफिशिएंट एनर्जी हमारे पास नहीं है। We have to adopt a cautious approach for judicious use of our limited energy resources. अब देखो ये जो पैराग्राफ है ना तुम्हारा, ये लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो ये है, इसमें से ना एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है। अभी तो तुम लोग को ये इसमें से लॉन्ग आंसर नहीं आएगा, इस बार के लिए सिर्फ इस सेशन के लिए हटाया गया है लेसन, लेकिन हम लोग इसमें क्या क्या पॉइंट दे सकते हैं कि सबसे पहले तो कि हम जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसको कंजर्व करें, उसको सेव करके जुडिशियस मैनर में यूज करके चलें, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, जिसको हम रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल भी कहते हैं, उसको हम मैक्सिमम यूज करें। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट हो गया। तो और इस तरह से बहुत सारे कॉशियस अप्रोच हमको अपनाने हैं जिससे हम एनर्जी को सेव कर सकें। और क्या है कि वी शुड यूज द एनर्जी रिसोर्सेज इन अ जुडिशियस मैनर, in a limited manner. For example, as concerned citizens, we do our bit by using public transport systems instead of individual vehicles. तो वो शुरू में जो 2-3 पॉइंट बनाए, उसके बाद अब क्या देखना है कि और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। तो हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करें,
अलग अलग इंडिविजुअल व्हीकल्स को ना यूज करें, क्योंकि इस तरह से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। घरों के अंदर है ना, और ऑफिस के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या करना चाहिए कि स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज। So this is another step that we should switch off all the electrical appliances when it is not in use. Using power saving devices. ऐसे डिवाइसेस भी हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह की चीज़ बहुत सारे हैं, पावर सेविंग डिवाइसेस हैं जिसको हमको यूज़ करना चाहिए कि कम से कम इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करें। एंड यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये तो शुरू में ही पढ़ लिए, यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन क्या लिखा हुआ है, आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो तुम भी अपने आंसर में ये कंक्लूडिंग ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। जितना हम एनर्जी सेव कर रहे हैं वो हमें फिर आगे काम आएगा, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो अब तुम लोग बताओ एक एक करके कि यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से 5 पॉइंट्स लिखोगे, बताओ। Promotion of energy conservation, use of renewable source of energy, use of public transport systems, switching off electricity when not in use, and using power saving devices, है ना, ये भी कर सकते हैं। using non-conventional sources of energy. हाँ, और लास्ट में क्या लिख देंगे कंक्लूजन में कि आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो ये सारी चीजें हम आज पढ़े, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज जो है ना, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आता है, ये एग्जाम में आता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। क्योंकि ये क्या है कि लोगों में, बच्चों में, पीपल में क्या एक अवेयरनेस आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेकर, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, अब तुम्हें एक और पॉइंट तुमको हम बताना चाहेंगे, हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। इस पेज में आ जाओ। हाँ, यहाँ आ जाओ, ये कौन सा पेज नंबर है बताओ। पेज नंबर 50। पेज नंबर 54, हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, है ना। हजार्ड्स ऑफ माइनिंग में तुम्हें पढ़ना है कि माइनिंग करने से किस किस तरह के लॉसेस हैं, कि माइनिंग के डिमेरिट्स क्या क्या हैं, है ना। माइनिंग करने से आदमी के हेल्थ के ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है, एनवायरमेंट के ऊपर क्या बुरा असर पड़ता है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं, हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी हो सकता है कि व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। तो यहाँ से देखिए, हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द एफर्ट्स द माइनर्स मेक इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल फॉर यू, है ना। माइनर्स मतलब माइनिंग फील्ड के अंदर जो काम करते हैं लोग, वर्कर्स, लेबरर्स, इंजीनियर्स, सब लोग काम करते हैं जो उसके अंदर, माइंस के अंदर, वो कितना बड़ा एफर्ट लगाते हैं, अपने लाइफ को कितना रिस्क में डालते हैं, तब वो हमारे लाइफ के लिए कुछ कंफर्ट इकट्ठा कर पाते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को, उन रॉ मटेरियल्स को यूज करके अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं, वैल्यू एडेड गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं और लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। What are the impacts of mining on the health and of the miners and the environment? दो बातें हैं, हेल्थ ऑफ द माइनर्स एंड द एनवायरमेंट, इन दोनों चीजों पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 देखो, द डस्ट एंड नॉक्शियस फ्यूम्स इनहेल्ड बाय माइनर्स मेक देम वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिजीजेस। माइनिंग करने समय जो डस्ट निकलता है ना, और जो कुछ नॉक्शियस फ्यूम्स, गैस जो निकलते हैं, वो सब इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है, माइनर्स के लंग्स के अंदर, तो इसलिए कौन सा डिजीज होता है, पल्मोनरी डिजीजेस, है ना। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सारे डिजीज होते हैं, जैसे नोज के अंदर इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी पाइप्स जो हैं, लंग्स हैं, उसमें जो भी डिजीज होते हैं सारे को कहते हैं पल्मोनरी डिजीजेस। द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ, ये दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ से, ये पहला पॉइंट हुआ, पॉइंट नंबर 1, और ये पॉइंट नंबर 2 हो गया द रिस्क, यहाँ पेंसिल से बस 2 लिख लेना, द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ
माइनिंग करते करते क्या होती है कि होता है कि रूफ जो होता है वो कमजोर हो जाता है। रूफ के ऊपर सपोर्ट लगाया रहता है अंदर से, लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी कभी रूफ कोलैप्स करता है और जितने माइनर्स है उसी के अंदर दब जाते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 यहाँ से, inundation and fire in coal mines are a constant threat to miners. Inundation and fire, ये दोनों चीज बहुत कॉमन है माइंस के अंदर। Inundation means discharge of lot of water inside the mines, है ना, अंडरग्राउंड वाटर बहुत सारे माइन में भर जाते हैं, इसको कहते हैं इनंडेशन, मतलब पानी के अंदर डूब जाना माइंस का, ये भी होता है। और दूसरा क्या होता है, फायर इन कोल माइंस, कोल माइंस में आग भी लग जाती है, जिससे कि सारे माइनर्स का लाइफ जो है बहुत डेंजर में है, ऑलवेज रहता है। तो कितने पॉइंट लिखे, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, है ना, द डस्ट एंड नॉक्सियस फ्यूम्स से। पॉइंट नंबर 2 में कोलैप्सिंग ऑफ माइन रूफ हो गया। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखेंगे, इनंडेशन एंड फायर्स इन कोल माइन, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गया। अब आगे देखो, the water resources in the region get contaminated due to mining. Water resource, वहाँ आसपास रहने वाले जो लोग हैं उन वो जो अंडरग्राउंड वाटर लेते हैं वो कंटामिनेटेड वाटर आता है, पोल्यूटेड वाटर आता है, उसमें मिनरल के कंटेंट रहते हैं, तो इसलिए ये मतलब प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता है जो माइनिंग एरिया है वहाँ पर। डंपिंग ऑफ वेस्ट, तो ये हो गया तुम्हारा 4th पॉइंट। और 5th पॉइंट क्या हो गया, डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डंपिंग ऑफ वेस्ट, जैसे माइनिंग वहाँ होती है तो जो वेस्ट मटेरियल है वहाँ प्रोसेसिंग भी होती है मिनरल की, तो जो वेस्ट मटेरियल है उसको ऐसे ही लैंड पे छोड़ देते हैं। स्लरी, स्लरी मतलब जो वाटर के साथ सेमी लिक्विड बनाया हुआ रहता है मिनरल्स का, वो सारे लैंड पे छोड़ दिए जाते हैं, तो इस तरह से लैंड डिग्रेडेड हो जाता है, सॉइल पोल्यूटेड हो जाता है, एंड इंक्रीज इन स्ट्रीम एंड रिवर पोल्यूशन। रिवर और स्ट्रीम वाटर भी यहाँ तक कि पोल्यूटेड हो जाते हैं, क्योंकि जब रेनफॉल होता है ना तो यहाँ लैंड पर के सारे मिनरल्स, सारे ये जितने स्लरी हैं वो बह के छोटे छोटे स्ट्रीम में जाते हैं, छोटे स्ट्रीम से बड़े रिवर में जाते हैं, इस तरह से पूरा स्ट्रीम और रिवर वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। तो इस तरह से तुम कितने देखे, 3 पॉइंट यहाँ पे देखे, और यहाँ पे एक चौथा पॉइंट, ये 5वां पॉइंट हो गया, बस 5 पॉइंट्स हो गए। तो ये 5 पॉइंट्स में तुमको बता दिया गया है हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। अब तुम बोलना शुरू करो, व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, व्हाट इज पॉइंट नंबर 1, 1 by 1 you say. The dust and noxious fumes inhaled by miners make them vulnerable to pulmonary diseases. एक हो गया, अब दूसरा बच्चा, Point number 2. पॉइंट नंबर 2, Point number 2, the risk of collapsing mine roofs, inunding, and fires in coal mines are a constant threat to miners. तो इसको हमने बताया कि ये जो कोलैप्स ऑफ माइन रूफ है उसको 2nd पॉइंट में कर लो, और 3rd पॉइंट में क्या करना, इनंडेशन एंड फायर इन कोल माइंस आर ए कांस्टेंट थ्रेट टू द माइनर। एलिशा, कोई फैन में आवाज हो रही है? हाँ, अच्छा, हाँ। आवाज बंद करो एलिशा। अच्छा, Yes, ma'am. हाँ, फिर और दूसरे बच्चे और बताओ पॉइंट। Degradation of land due to dumping of waste and slurry, स्लरी, increase in stream and river pollution. हाँ, तो इससे लैंड तो डिग्रेडेड होता है, सॉइल भी पॉल्यूटेड होता है, और स्ट्रीम और रिवर्स भी पॉल्यूटेड हो जाते हैं, स्ट्रीम और रिवर वाटर जो है वो भी पॉल्यूटेड हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, ठीक है ना। तो आज तुम लोग क्या क्या पढ़े बताओ? आज पढ़ लिए जियोथर्मल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज पढ़े, और हजार्ड्स ऑफ माइनिंग। hazards of mining. तो
तो इतना सब क्लियर हो गया तुमको। और तुम्हारे होमवर्क में क्या था बताओ? होमवर्क में था तुम्हारे to do a map work on nuclear power plant and thermal power plant. You must have completed. You can show me by sending in PDF